यही फीलिंग्स होनी चाहिए दोनों मुल्क के सियासतदानों में, अवाम में। पीओके हमारे में शामिल होगा, हम फूल और तिलक से उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद फिर अभी भूख मर रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बाशिंदे, जैसे ही वो लोग भारत के हिस्से में आ जाएंगे, प्रसाद का भंडार उनके हथेली में आ जाएगा। बट एजाज का भारत के ऊपर बड़ा क्लियर स्टांस रहा है और वो ये कहते रहे हैं पहले भी कि अब पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर हो गया है कि वो न सिर्फ पड़ोसियों के साथ बल्कि भारत के साथ जो है वो अपने ताल्लुकात को बेहतर करे और बात आगे बढ़ाए। एजाज, तो IMF ने रिपोर्ट जारी की है और ये कहा है कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक फ्यूचर है, देयर आर हाई चांसेस हैं, डाउन साइड रिस्क बहुत ज्यादा है इस वक्त। अब हम अपने अच्छे ताल्लुकात किसी मुल्क से नहीं बना सकते। हमारी जो इंटरनल पॉलिटिकल हार्मनी ना होने की वजह से, हमारे जो पॉलिटिकल डायरेक्शन है वो ठीक ना होने की वजह से हम इस सारे क्राइसिस में फंस गए हैं। कांग्रेस के जमाने में शैला, जिन बच्चों और युवाओं के हाथ में पत्थर हुआ करता था, आज उन युवाओं के हाथ में कॉपी कलम और किताब है। आज उन युवाओं के हाथ में तिरंगा झंडा है। आज वो युवा पहले जब बाहर निकलते थे तो टायर जलाया करते थे, आज वही युवा जा करके किसी बड़े बड़े ऑफिस में काम किया कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान को पता है इन चीजों का कि देखें पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट मुल्क है उनके लिए, इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको वो वेलकम मिले जो चाइनीज सदर को वेलकम मिला था। तो कमाल की बात है, ये आप हार्ट ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं। इट फॉर द हिंदू, दिल तो दिल है, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, बुद्ध मत के पैरोकार का हो या किसी लादीन का, कि आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मजबूर है लोग कि नरेंद्र मोदी साहब की तारीफ पाकिस्तान में बैठ के हो रही है। मेरे ख्याल में इससे बड़ी जीत इंडिया की और क्या हो सकती है, और इंडिया को मेरे ख्याल इससे बड़ी जीत चाहिए भी नहीं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ब्रिलियंट, क्रिएटिव, खूबसूरत लोग। उन्होंने बोला था कि अब मैं राम मंदिर बनाऊंगा, उन्होंने राम मंदिर भी बना दिया। उन्होंने बोला कि भाई जी हम इतने लोगों को पॉवर्टी लाइन से निकालेंगे, जो गुर्बत की से लेके बाहर लेके जाएंगे। उन्होंने करोड़ों लोगों को गुर्बत से बाहर निकाल। में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मजबूर है लोग कि नरेंद्र मोदी साहब की तारीफ पाकिस्तान में बैठ के हो रही है। मेरे ख्याल में इससे बड़ी जीत इंडिया की और क्या हो सकती है, और इंडिया को मेरे ख्याल इससे बड़ी जीत चाहिए भी नहीं। बहुत सारी बातें हम देख रहे हैं कि जी इकोनॉमी में हिंदुस्तान इस जहाँ पे मतलब 5th पे 4th पे आ जाएगा, 4th से 3 पे आएगा, फिर डिफेंस के हवाले से, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स और ताल्लुकात के हवाले से। आप लास्ट में बस थोड़ा सा अपना एनालिसिस बता दीजिएगा कि क्या क्या चीजें ऐसी आपको लग रही है कि 3 या 4 जून को जब नरेंद्र मोदी साहब 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो क्या चीजें आपको लग रही है कि ये एक जिसे कहते हैं फिर एक्सेलेटर पे पाँव होगा और उड़ेगा फिर सब कुछ। देखिए, पहली बात ये है, जैसे आपने रिस्पेक्ट की बात करी है, पहले मैं उसको वाइंड अप करता हूँ कि आपने बोला कि पाकिस्तान में मोदी जी के लिए रिस्पेक्ट है। क्या बोला जाता है, हमें भी ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। ये पहली बात पाकिस्तान से कि भाई भारत से प्रधानमंत्री चाहिए, ये बोला जाता है। और मजे की बात देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान हमारा नंबर 1 दुश्मन है, चाइना हमारा नंबर 2 दुश्मन है, चाइना में भी मोदी जी की या जयशंकर जी की जो स्टेटमेंट्स हैं वो वायरल होती हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। अब वो देखिए, जहां पर गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आप सोशल मीडिया पे कुछ डाल नहीं सकते, वहां पर भी इनकी तारीफें की जाती हैं। जब दुश्मन आपकी तारीफ करना शुरू हो जाए, नंबर 1 है, नंबर 2 भी, नंबर 3 तो है ही नहीं, तो उसका मतलब है कुछ तो है यार इस बद्दे में, जो जीते हुए हैं, फिर जो दुश्मन को भी हिला के रख दिया है। पहली बात तो ये। अब दूसरा, मोदी जी ने, आपको याद होगा 2014 के बाद जब आए थे, पहले उन्होंने देखा कि मेरे कौन कौन सी खड्डे हैं जो मुझे भरने हैं इस देश के अंदर।
फेक करेंसी का बहुत बड़ा रैकेट था। थैंकफुली आपको भी एक मशीन बेची थी हमने प्रिंटिंग की, हमारे ही नोटों की। पहले तो हमने वो पुराने नोट ही खत्म कर दिए। नोट खत्म करने के बाद उसके बाद आप देखा होगा कि कांग्रेस भी भिखारी हो गई, पाकिस्तान भी भिखारी हो गया था उसके बाद। दैट मीन्स पहले हमने खड्डे भरे, 2019 के आते ही जैसे ही गवर्नमेंट बनी है हमने 370 को अलविदा कर दिया और साथ में ही राम मंदिर का भी काम शुरू कर दिया। यानी कि जो पुराने स्यापे थे वो हमने खत्म किए। अब ये खड्डे भरने का काम खत्म हो गया, अब आती है पूरी स्पीड पे। यानी कि अब रनवे बन चुका है, अब प्लेन को टेक ओवर करना है, टेक ऑफ करना है, पूरी स्पीड से प्लेन को भगाना पड़ेगा पूरी फोर्स के साथ। और गवर्नमेंट ने बोल दिया है, मोदी जी ने, कि पहले 100 साल में मैं इतने बड़े बड़े काम करने वाला हूं कि दुनिया देखेगी कि ये क्या हो रहा है, इतनी स्पीड से काम होगा। और दुनिया का जो सबसे बड़ा फोरम होता है जैसे G7 है, उसकी मीटिंग होने वाली है, उसमें ऑलरेडी मोदी जी को इनविटेशन दे दिया गया है। यानी कि उनको पहले ही पता है कि प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। इंडिया का एग्जाम्पल है 2016 में नरेंद्र मोदी ने यही चीज सोच के नोटबंदी की थी और उन्होंने 500 और 1000 रुपए का नोट को उन्होंने कहा था हम डिमोनेटाइज कर रहे हैं। उनका मतलब ये था कि ये नहीं था कि करप्शन को खत्म करो या इस किस्म की चीज को खत्म करो। उनका रियल इशू ये था कि वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर बड़े नोट छप रहे हैं हमारे, और वो जाली नोट्स आ रहे हैं, और वो टेररिज्म कश्मीर के अंदर फाइनेंसिंग के लिए कर रहे हैं। एक तो रियल रीजन ये था, मगर उन्होंने जो रीजन दिया वो था कि करप्शन हो रही है। मगर उन्होंने क्या किया, दो चीजें की। एक तो बहुत थोड़ा वक्फा दिया कि इस वक्फे के अंदर अंदर आपने पैसे जाके एक्सचेंज करने, तो लाइनें लग गई लोगों की। जी, उसमें मूवी बनी हुई है, लाइनें लग गई और लोगों ने कहा पता नहीं अब क्या होगा। हाँ, परेशानी थी। और वो होना ये था कि जो आप लेके आए थे वो आपके बैंक अकाउंट में जाने थे। तो बैंक अकाउंट में जाते तो पता लग जाता है उनके CVR को कि जी यहाँ तो पैसे आ गए। फिर वो ये था कि उनको उसके बदले में नए नोट देने थे। उन्होंने नए नोट पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने छाप लिए हुए थे। अच्छा, तो ये नहीं था कि उन्होंने खत्म कर दिए 500 और 1000 का नोट। उन्होंने उसके लिए नए नोट बना लिए। तो उसके साथ तो ब्लैक इकोनॉमी वापस रिवाइव हो गई जब वो नए नोट वापस आ गए मार्केट के अंदर। तो दैट वाज द मिस्टेक। मिस्टेक नहीं था, वो सोची समझी बात थी। आप कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अपोजिशन जो है वो कह रही है कि जो सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने रिस्टोर करना है, लिहाजा हमें हर कीमत के अंदर पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। एक तरफ हम IMF से डिक्टेशन ले रहे हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी घर में है, पाकिस्तान का नेशनल बजट जो है वो पाकिस्तान के पास नहीं है, वो वॉशिंगटन में IMF फैसला करेगा। अब हम अपने अच्छे ताल्लुकात किसी मुल्क से नहीं बना सकते। हमारी जो इंटरनल पॉलिटिकल हार्मनी ना होने की वजह से, हमारे जो पॉलिटिकल डायरेक्शन है वो ठीक ना होने की वजह से हम इस सारे क्राइसिस में फंस गए हैं कि मोहम्मद बिन सलमान को पता है इन चीजों का कि देखें पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट मुल्क है उनके लिए, इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको वो वेलकम मिले जो चाइनीज सदर को वेलकम मिला था। आपको याद होगा 2014 में जब इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि चाइना के सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान आए, तो उस वक्त क्या हुआ कि उस वक्त शी जिनपिंग का दौरा लेट कर दिया गया, हालांकि वो CPEC के हवाले से इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे और हुकूमत ने उन्हें कहा कि इन प्रोटेस्ट को उठाएं वरना शी जिनपिंग पाकिस्तान नहीं आएगा। इमरान खान ने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है। और सुनने में तो ये भी आता है कि बाद में जब इमरान खान साहब वजीर आजम बने तो शी जिनपिंग के मुंह पे जाके कह दिया कि आपकी जो कंपनियां हैं वो पाकिस्तान के लोगों को ब्राइब करती हैं, किकबैक्स लेती हैं। दूसरी बात, जो दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने अपनी फ्लाइटों की टिकट बुक करा ली है, वो सारे के सारे भारत में लैंड करने वाले हैं 4 जून के बाद कि माई बाप सानू बचा लो, अमेरिका डूब गया, यूरोप डूब गया, चाइना डूब गया, अब हमें कोई बचा सकता है तो आप बचा सकते हो क्योंकि आप 8% पे राइज कर रहे हो। यानी कि अगर इन सारी कंपनीज की सपोर्ट के बिना हम अपने बलबूते पे 8% पे राइज कर रहे हैं, इनके आने के बाद आप ऐड कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज हमारी जो GDP में और ग्रोथ आएगी। एक तो ये है। दूसरा, हमारे यहाँ पर भी जैसे आपके वहां पर टैक्स की चोरी होती है या टैक्स को देता ही नहीं है, हमारे मुल्क में भी यही हाल था। मोदी जी ने आने के बाद वो सारे काम बंद कर दिए, जिससे कि 2 नंबर के काम बंद हो गए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।